जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो आज हम लोग जो है ना क्लियर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का अम्ल, भस्म और लवण। ओके बच्चों, तो हेडिंग दो चैप्टर नंबर 1। ओके, कौन सा चैप्टर है बच्चों? तो अम्ल, भस्म, अम्ल भस्म व लवण, अम्ल भस्म व लवण। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया क्या? तो ये हमारा हो गया हेडिंग। यही को हमको पढ़ना है। तो नोट्स आप लोग बनाते चलिए। तो कॉपी कलम चुपचानी जो है ना आप लोग निकाल लीजिए। अगर चाहते हैं कि अगर अच्छा जो है ना समझ में आए और कुछ दिन तक याद रहे, तो आपको कॉपी कलम लेकर बैठिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। हाँ चलो, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अम्ल की परिभाषा। जो भी अभी पढ़ेंगे हम लोग अम्ल के बारे में अभी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अभी अम्ल, उसके बाद लवण, उसके बाद जो है ना अम्ल, उसके बाद भस्म, उसके बाद लवण। ओके चलो, इसको इंग्लिश में हम लोग एसिड कहते हैं, याद रखना, एसिड। इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं साल्ट। ठीक है, चलो। तो हम लोग को लवण को जो है ना दो तरह से देखना है। पहला देखना है बच्चों गुण के आधार पे। दूसरा का देखेंगे आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार। ओके बच्चों, तो आर्हेनियस के अनुसार देखेंगे और साथ में गुण के आधार पर भी देखेंगे। तो चलो पहले हम लोग अम्ल को गुण के आधार पर देख लेते हैं। ओके, किस आधार पे? तो हम लोग देखेंगे बच्चों गुण के आधार पे। किसके आधार पे? गुण के आधार पर अम्ल की परिभाषा देखेंगे। ओके चलो बच्चों, तो देखो गुण के आधार पे कहने का मतलब उसका क्या गुण होगा ना कोई गुण होगा, उसके आधार पर भी हम परिभाषा दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को हम उसके गुण के आधार पर भी तो जानते हैं। नाम नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी उसके गुण के आधार पर उसको पहचानते हैं कि हाँ फलना आदमी है। नाम नहीं चिनेंगे लेकिन उसको, नाम नहीं जानेंगे लेकिन जो है ना उसको पहचानेंगे ज़रूर, है ना, ऐसा होता है। चलो तो उसी प्रकार अम्ल को गुण के आधार पर देखते हैं। तो गुण के आधार पर कहता है कि वैसा पदार्थ जिसका स्वाद क्या हो, खट्टा हो। वह पदार्थ चाहे वैसा पदार्थ, वह पदार्थ जिसका चखने पर स्वाद क्या हो, चखने पर क्या होगा स्वाद, जिसको चखने पर, जैसे भोजपुरी में ना करे चीख के दिखावत तरीका नुनगर बा की बेनुनगर बा, तो वैसे ही चीखने पर या चखने पर स्वाद, वह पदार्थ जिसको चखने पर स्वाद खट्टा महसूस हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अम्ल कहते हैं। अब कहोगे कि सब अम्ल को तो हम चख के बता नहीं सकते। हम सब ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो हम सबको तो चख नहीं सकते।
तो गुण के आधार पर तो यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हो गया कि हम हर चीज़ को तो चख के हम पता नहीं कर सकते ना। कोई कोई ऐसा अम्ल होता है जिसको चखने के बाद व्यवस्था टाइट हो जाएगा तो हम हर चीज़ को चख नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग प्रयोग किए, रंजक का प्रयोग कर लिए। रंजक के बारे में आगे हम पढ़ाएंगे। सूचक का प्रयोग के लिए पीएच स्केल का प्रयोग कर लिए ना। उसके बाद जो है ना आरहेनियस तो आइए गया केमिकल रिएक्शन लेके, ठीक है। चलो, तो हम लोग गुण के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लिए। तो हम लोग सिर्फ गुण के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो उससे होगा नहीं होगा। तो अम्ल को जानने की विधियां हम बता दे रहे हैं कैसे कैसे होता है। अम्ल पहचानने, अम्ल पहचानने का विधि, अम्ल पहचानने का विधि। एक तो हमको तरीका है, एक तरीका क्या है बच्चों एक मेरा तरीका है कि चख के, चख कर। दूसरा का तरीका क्या है बच्चों? तो दूसरा का तरीका है रासायनिक विधि, या इसी को कहते हैं आरहेनियस का सिद्धांत से, आरहेनियस का सिद्धांत। अगला क्या कहते हैं बच्चों? अगला कौन तरीका हो सकता है? तो अगला हम लोग चाहेंगे तो लिटमस पत्र से भी पता कर सकते हैं। तो आगे हम लोग क्या कर लेंगे? लिटमस पत्र, हल्दी, चुकंदर, मेथिल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन, ये सब से जो है ना हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको अगर ना ऐसे लिख दिया जाए रंजक ही सिर्फ लिख दिया जाए तो ना हो जाएगा, सब एक में आ जाएगा। अगर रंजक लिख देंगे तो सब एक में आ जाएगा क्या? चलो रंजक लिख लेते हैं क्या? रंजक हो गया तो ये हमको जो है ना 3 गो विधि देखने को मिल गया कि 3 गो विधि के द्वारा हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये रासायनिक विधि या आरहेनियस विधि क्या था? H+ आयन वाला और OH- आयन वाला, यही। चलो, तो ये हमारा जो है 3 गो विधि से हम पता कर सकते हैं अम्ल को, ठीक है। चलो, तो अम्ल की जो है थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। अम्ल की इतिहास किसका देखना है? तो अम्ल का इतिहास किसका देखना है बच्चों? तो अम्ल का, ओके। चलो, तो देखो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ अम्ल का खोज किसने किया, कमेंट करके बताओ अम्ल का खोज किसने किया, तो आप सीधे कहना कि अम्ल का खोज कोई व्यक्ति नहीं किया है। यह एक प्रयोग द्वारा दर्शाते गया, पता करते गया, सब कोई जो है ना उसको चेक किया, ठीक है। बशर्ते देखा जाए तो अम्ल का खोज कोई किया है नहीं। बात समझ रहे हो? क्या 4 गो 5 गो वैज्ञानिक जो है ना मिलकर ये सब काम को धीरे धीरे करते गया। जैसे अगर शुरुआती दौर पे देखा जाए कि जब शुरुआत में हुआ था तो एक रॉबर्ट जो नाम का व्यक्ति थे, रॉबर्ट बॉयल करके थे। रॉबर्ट बॉयल लिखो, रॉबर्ट बॉयल। ये जो रॉबर्ट बॉयल जो था ना, ये लगभग 17वीं शताब्दी में, शताब्दी सबको पता है, 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं, यानी 1700 ईस्वी का बात हो रहा है यहाँ पे। 17वीं शताब्दी में क्या करता है, एक खोजता है अम्ल के बारे में, एसिड के खोज करता है। बात समझ रहे हो?
मतलब इसको जो है ना, एसिड को जो है ना कोई पर्सनली खोजा नहीं है, इतना बात ध्यान रखना, ये बात याद रखना। तो 17वीं सदी में क्या करता है, ये जो रॉबर्ट बॉयल है स्वाद के अनुसार उसको अलग करता है। जितना भी पदार्थ देखता था उसको क्या करता था, स्वाद के अनुसार चख के खटा हो, ये हटाओ, ये अम्ल हो गलो। तो गुण के आधार देखा जाए तो स्वाद ही तो है। तो स्वाद के आधार पर ये जो है ना क्या किया था, स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर अम्ल का पता लगाया ये काट देना, ल होगा खाली, लगाया। ओके, यानी रॉबर्ट बॉयल जो है 17वीं शताब्दी में कथी के आधार पर अम्ल का पता लगाया, तो स्वाद के आधार पर, याद रहेगा कथी के आधार पर, तो स्वाद के आधार पर। ओके, अब देखो यही चीज़ें 18वीं सदी में क्या होता है, यानी शताब्दी में एंटोनी लेवेजियर, आपको पता है जो रसायन शास्त्र के जनक माना जाता है, एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवेजियर जो है बच्चों रसायन विज्ञान के जनक भी माना जाता है। इसको जनक लिख लो, याद रखना, किसका, रसायन विज्ञान का। लेकिन कहेगा अम्ल का खोज कहाँ नहीं किया था। अरे हम कह रहे हैं ना बार बार कि अम्ल का खोज जो है ना कोई व्यक्ति पर्सनली नहीं किया है, इसमें सबका हक है, इसमें किसी को जो है ना पर्सनली माना नहीं किया है। ओके, लेकिन रसायन विज्ञान का जो है जनक लेवोजियर को माना गया है। तो देखिए लेवोजियर जी तो जनक है, लेकिन इनका जो है ना सिद्धांत गलत ठहर गया। ये 18वीं सदी में क्या बोले थे कि अम्ल में जो है ना, अम्ल में ऑक्सीजन तत्व होता है, जो बाद में सिद्धांत क्या निकला, गलत निकल गया। ये बोले थे एंटोनी लेवोजियर कि अम्ल में ऑक्सीजन, यानी O2 का बात करा, ऑक्सीजन, अम्ल में ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होते हैं। अब देखो ये कहने को तो कह दिए कि हाँ ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होते हैं, ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होते हैं, लेकिन ये जो है ना सिद्धांत क्या हो गया, बाद में सिद्धांत जो है ना बाद में क्या निकला, गलत निकला है। क्या निकला बच्चों, रॉन्ग निकला। क्या निकला बच्चों, रॉन्ग निकला। किनका, एंटोनी लेवोजियर का। तो ये वो रॉन्ग निकलने से क्या उनका पूरा जो काम है वो गलत हो जाएगा? नहीं, ये समाज नहीं है, यहाँ वैज्ञानिक विधि चलता है ना। जिसका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, अच्छा काम किया रहता है, उसी को जनक का हकदार जो है ना माना जाता है खासकर। चलो, तो एंटोनी लेवोजियर का हो गया दूसरा का। अब देखो अब आता है तीसरा नंबर पे, मतलब तीसरा नंबर, मतलब कहने का मतलब एंटोनी लेवोजियर के बाद अम्ल के बारे में कोई बताता है तो वो था हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी क्या कहता है बच्चों, ये सुनो ध्यान से। हम्फ्री डेवी, पहले हेडिंग दो, एक मिनट। हम्फ्री डेवी। ओके बच्चों, तो देखो हम्फ्री डेवी क्या बोला था, अच्छा बहुत अच्छा बात बोला था, लेकिन देखो क्या होता है, हाइड्रोजन तत्व अम्ल के गुणों के कारण हो सकता है। देखो थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो गया इसमें, हम्फ्री डेवी में थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो गया, इसी के बातों को आर्हेनियस ममोर चमोर के सही से दर्शा दिया। देखो परिभाषा होता है ना, बहुत तरह से होता है, लेकिन कोई सटीक परिभाषा होता है, तो कोई घुमा फिरा के होता है, तो कोई डायरेक्ट होता है, तो कोई सब कुछ लेके चलता है। तो हम्फ्री डेवी जो बोला था, कहा था क्या कि हाइड्रोजन तत्व अम्ल के,
हाइड्रोजन तत्व अम्ल के गुणों के कारण हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है, ध्यान रखना। हम्फ्री डेवी क्या बोला था कि हाइड्रोजन लिखते चलना अच्छा रहेगा, तत्व आ न तो 2 के स्पीड लगा लो, सुन लो, स्क्रीनशॉट मार लेना, 2 में एगो करोगे ना, अब बाद में लिख लेना। हाइड्रोजन तत्व अम्ल के गुणों के हाइड्रोजन तत्व अम्ल के गुणों के कारण हो सकता है, अम्ल के गुणों के कारण हो सकता है। दो को गुणों लिख दिए, अम्ल के गुणों के कारण हो सकता है। ओके बच्चों, चलो, गुणों के कारण हो सकता है। ये कौन बात बोला था? तो हम्फ्री डेवी ने बोला था। कौन बोला था? हम्फ्री डेवी ने बोला था, याद रहेगा। चलो, अब आता है हमारा आरहेनियस जी। हम चाहते तो डायरेक्ट बता देते कि आरहेनियस ये यो किया था, वो हो गया, H+ आयन वगैरह के बारे में बताया था ना, तो बता देते डायरेक्ट, तो कोई मतलब फ़ायदा नहीं होता। लेकिन थोड़ा इतिहास जान लिया तो और ही अच्छा हो गया, बेनिफिट मिल गया। चलो, तो अब आते हैं हम्फ्री डेवी के पास। सॉरी, हम्फ्री डेवी तो हो गया, आरहेनियस के बारे में आते हैं। आरहेनियस के अनुसार, जब आरहेनियस आता है, चाहे आते हैं, तो क्या बोलते हैं, सुनो। ये 1884 का बात कह रहे हैं। कब का बात? 1884 का बात हम कर रहे हैं। 1884 में ये बात बोले थे। कौन? आरहेनियस, कि जो अम्ल होता है ना, वो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। आरहेनियस बोलते हैं कि अम्ल वैसा पदार्थ है जो जल यानी क्या? H2O, जो जल में घुलकर कौन आयन देता है बच्चों? तो H+ आयन प्रदान करता है, तो कहोगे कैसे करता है, बता दीजिए ना थोड़ा। तो चलो ना, एग्जाम्पल देंगे तो अपने आ जाएगा, काहे टेंशन लेता है। चलो ना, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कोई एक चलो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ये तो क्षार हो गया, सॉरी, ये तो क्षार हो जाएगा, ये तो क्षार हो जाएगा। HCl ले ले, HCl ले लेते हैं, चाहे H2SO4 लेते हैं। चलो HCl लेते हैं। HCl जो है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हम जल में अभिक्रिया कराते हैं, तो देखो ये होता है, क्या करता है, टूटता है, और टूटने के बाद जो है ना H+Cl- बना देता है, H+Cl- बनाता है। H+ आयन निकल गया, प्लस Cl-, H+ आयन, Cl- आयन जो है ना प्रदान हो गया। तो देखो ये तुम्हारा जो हो गया आरहेनियस के अनुसार, कि जौन H+ आयन प्रदान कर देवे रासायनिक विधि के द्वारा, H+ आयन प्रदान कर देवे, तो समझ जाइए कथी है, कि वह जो है ना आपका अम्ल है तो है। कथी में घुलने के बाद? जल में घुलने के बाद। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया जाए H2SO4 का,
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, इसको जब आप जल में घुलाइएगा, जब आप इसको क्या करेंगे बच्चों, जल में घुलाइएगा, इसको ज़्यादा हो गया है, चलो H2SO4 को जब आप जल में घुलाइएगा तो वो आपका SO4 तो अलग कर देगा, हाइड्रोजन आयन जो है आपका अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका H प्लस, इधर अलग हो जाएगा प्लस SO4, इस पर जो है ना तुम्हारा -2 चार्ज हो जाएगा। अब इसको संतुलित करना है तो यहाँ पे 2 बैठा दो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। जे भी चर्चा हम कर रहे हैं, यहाँ पर 1 मिनट देखो, जे भी चर्चा कर रहे हैं इसी का चर्चा हम कर रहे हैं, और यही क्या है, एक गुण दर्शाता है कि यह जो है ना क्या है, अम्ल है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आर्हेनियस के द्वारा जो है ना हम लोग समाप्त कर दिए। चलो आगे देखते हैं। अगर हम कहें कि अब बताओ कि अम्ल का प्रकार कितना होता है, आर्हेनियस के अनुसार देख लिए, गुण के आधार पर देख लिए, अब अम्ल का प्रकार देख लेते हैं। अम्ल का प्रकार, चलो हेडिंग डालो, अम्ल का प्रकार, अम्ल का बच्चों प्रकार। तो देखो बच्चों, अम्ल का 2 प्रकार होता है। अम्ल का क्या प्रकार होता है, अम्ल का 2 प्रकार होता है। एक होता है प्रबल अम्ल, तो एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, तो दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहाँ तक हमको विश्वास है। एक होता है प्रबल अम्ल तो एक होता है दुर्बल अम्ल। ओके बच्चों, तो कहेगा कि बाबू लोग आप बताइए तो थोड़ा प्रबल अम्ल क्या है। तो देखो, हमेशा जल का ही बात करना, ठीक है, कि जब कोई पदार्थ जल में घुलने के बाद पूर्ण रूप से घुल जाता है और H+ आयन प्रदान करता है, जब कोई पदार्थ पूर्ण रूप से घुलने के बाद H+ आयन देता है तो समझ जाना कि वह प्रबल अम्ल है। बात समझ रहे हो ना। कोई पदार्थ जल में, कथी में, जल में पूर्ण रूप से, कथी, पूर्ण रूप से घुलकर, पूर्ण रूप से घुलकर H+ आयन क्या करता है बच्चों, प्रदान करता है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। एग्जाम्पल पे अगर देखा जाए कि कौन कौन ऐसा जो है ना पदार्थ है जो प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है, तो HCl जो हम लोग का पेटवा में होता है बहुत प्रबल होता है बच्चों। आप कहोगे कि इतना प्रबल होता है फिर भी हम लोग को पेट को हानि नहीं पहुंचाता है, तो जाके पढ़ो ना, पाचन तंत्र हम पढ़ाए होंगे उसमें देखना, या फिर pH मान का जो है ना दैनिक जीवन में उपयोग आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आप लोगों को, ठीक। HCl आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 हो जाएगा, याद रखना H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सब पूछता है कि प्रबल अम्ल निम्नलिखित में कौन है तो बताना पड़ता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर वही देखा जाए HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल जिसको कहते हैं, HNO3, उसके बाद ETC बहुत है। ओके, चलो अब देखते हैं इसका, हम लोग देखेंगे इसके बाद इसके बारे में, यानी दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखो बाबू लोग, दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो वही सेम चीज़ होता है लेकिन उसमें ज़्यादा हो रहा था तो प्रबल हो गया। प्रबल माने प्रबल माने ज़्यादा बल हो, हाइड्रोजन का ज़्यादा बल हो। दुर्बल मतलब हाइड्रोजन का कम बल हो, है ना। वो भी जल में घुलेगा, वो भी जल में घुलेगा, लेकिन आंशिक रूप से घुलेगा, वो पूर्ण रूप से घुलेगा। तो वैसा पदार्थ जो, वैसा पदार्थ जो जल में
घुलकर आंशिक रूप से H प्लस आयन प्रदान करता है। H प्लस आयन नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम तो प्लस आयन दे ही दिया है। H प्लस आयन यानी चार्ज, प्लस चार्ज करता है उसे, चाहे उस पदार्थ को, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ओके बच्चों, चलो एग्जाम्पल पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में कौन कौन से जो है ना अम्ल आ जाएगा। तो देखो, कार्बोनिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो है ना आपका, ये क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल में आ जाता है। तो कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। अगर वही कहे, कार्बोनिक का नहीं ना होता है शायद, CH3COOH, सॉरी, एक मिनट, हम कार्बोनिक बोल दिए, ये कार्बोक्सिलिक होगा। तो इसको लिख लो ना, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अम्ल। ओके बच्चों, चलो अगर वही कह दे कि तो कार्बोक्सिलिक का बता दिए, और कार्बोनिक का क्या होता है, तो H2CO3 होता है। H2CO3 होता है किसका? तो कार्बोनिक का। कार्बोनिक अम्ल का। हम लोग तो घर में बहुत सारे जो है ना अम्ल का उपयोग करते हैं, ना करते हैं? जरूर करते हैं। जैसे मान लिए कि आपके घर में अगर बैटरी वगैरह है, इन्वर्टर वगैरह, तो उसके अंदर जो पनिया रहता है वो कथी रहता है? आपका अम्ल तो है, H2SO4 ना। तो लिखो, अगर ऐथी लिखना हो, अगर पूछ दे कि ऑब्जेक्टिव में विषैले अम्ल कौन है, विषैला अम्ल निम्नलिखित में कौन है, विषैला अम्ल निम्नलिखित में कौन है, तो आपको उदाहरण दे देगा। एक में दे देगा HCl, दूसरा में दे देगा H2SO4, तीसरा में दे देगा HNO3, और वही अगर चौथा में दे देगा NT, नॉन ऑफ दिस। तो आप किसको मारोगे? विषैला में आता है कौन? ये विषैला में कौन आता है? ये। इसका जो है ना हिंदी में क्या कहते हैं, यानी इसका जो है ना रासायनिक नाम देखा जाए तो क्या है? तो इसका रासायनिक नाम जो है ना बच्चों, तुमको देखा जाए तो ये रासायनिक नाम नहीं, इसका जो है ना बाजारू नाम हम देखते हैं, जो बाज़ार में खासकर हम लोग को देखने को मिलता है, बाजारू नाम। ठीक है, तो बाजारू नाम इसका जो है ना फिनॉल है। रासायनिक नाम से नहीं तुम लोग को पता लगेगा, लेकिन ये तुम्हारा जो है ना क्या बोलते हैं, बाजारू नाम से पता लग जाएगा। फिनॉल या विस्फोटक, बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें है तो होगा ही ज़रूर, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा, HNO3 आप मार दीजिएगा। हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे, अब देखते, ये तो हो गया हमारा। अगर वही पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक माने कोई भी चीज़ को मतलब ख़त्म कर देता है, जैसे लोहा पर कर देंगे तो उसमें लोहा का जंग जो है ना ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो संक्षारक के रूप में कौन उपयोग किया जाता है? संक्षारक,
संक्षारक। निम्नलिखित में संक्षारक कौन है? तो देखो संक्षारक में आता है आपका ये जो H2SO4 बता रहे थे ना, H2SO4, तो ये आ जाता है संक्षारक के रूप में, जो बैटरी में होता है, बैटरी के बच्चों पानी में संक्षारक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ओके, और भी चीज़ है, बहुत सारे खाद भी बनाने में, विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना। ठीक है, तो लिख लो अगर लिखना है तो, खाद या विस्फोटक, अब कहोगे विस्फोटक कथी, बम विस्फोटक बनाने में, अब बनाने नहीं लगना चाहिए, चाहे शॉर्ट चूर्च नहीं करना तो दिक्कत हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया हम लोगों को कि कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक, अब हम लोग जो है ना कल मिलते हैं। ठीक है, अब कल जो है ना हम लोग मिलेंगे, क्षार के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, क्षार के बारे में क्या होता है, क्षार को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, और उसके बाद जो है ना लवण को पढ़ेंगे। तब तक यहाँ तक के लिए रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करना टॉपर बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस को। ओके, चलो।